नमस्ते दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे आपातकालीन उपबंध के बारे में। आपातकालीन उपबंध भारतीय संविधान का बहुत इंपॉर्टेंट भाग है। इसमें अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक की व्यवस्था की गई है, जिसमें आपातकालीन उपबंध की व्यवस्था की गई है। संविधान के भाग 18 में राष्ट्रपति के आपातकालीन उपबंध है, जिसमें राष्ट्रपति सर्वशक्तिमान होता है, केंद्र सर्वशक्तिमान होता है और आपातकालीन उपबंध की व्यवस्था हमारे देश में की जाती है। ये आपातकालीन उपबंध हमने जर्मनी से लिए हैं। ये भारतीय संविधान में जर्मनी से लिए गए हैं। विशेष आप ध्यान रखें, कभी भी सवाल आ जाए तो आपको ध्यान रहे कि हमने आपातकालीन उपबंध जो है वो हमने जर्मनी से लिए हैं और ये भाग 18 में है और अनुच्छेद यानी आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक आपातकालीन उपबंध की व्यवस्था भारतीय संविधान के अंदर है। और इनको मुख्य रूप से 3 प्रकार का ये आपातकालीन उपबंध होते हैं। पहला जो आपातकालीन उपबंध होता है उसमें होता है 352 आर्टिकल 352 को राष्ट्रपति शासन नहीं कहते हैं, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। 352 के तहत कभी आपातकाल लगेगा तो उसे क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय आपातकाल। फिर है 356, अगर 356 के तहत कभी आपातकालीन उपबंध की व्यवस्था होती है तो वो कहलाएगा राष्ट्रपति शासन। फर्स्ट है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है राष्ट्रपति शासन 356 और 360 यानी 360 के तहत अगर आपातकालीन उपबंध की व्यवस्था है तो उसको बोला जाएगा वित्तीय आपातकाल। ये एक नाम या आपातकाल यानी इमरजेंसी इम्पोज किए जाते हैं। ये क्यों इम्पोज किए जाते हैं, इनका क्या उद्देश्य होता है? ये इम्पोज करने का मुख्य कारण हम कह सकते हैं ये हमारे भारत में जो केंद्र है, केंद्र सरकार को जब हमारे देश में असामान्य परिस्थितियाँ हो जाती है, यानी केंद्र के सामने कैसी व्यवस्था होती है? असामान्य। जब केंद्र के पास में असामान्य परिस्थितियाँ आ जाती है तो असामान्य परिस्थितियों में आपातकाल केंद्र को सक्षम बनाता है असामान्य परिस्थितियों से निपटने के लिए। पहली बात, ये केंद्र को पावरफुल करती है और असामान्य परिस्थितियों में केंद्र को उस परिस्थितियों से निपटने के लिए सक्षम बनाती है, क्योंकि आपको पता होगा कि इसमें मौलिक अधिकार जो हैं वो मौलिक अधिकार ले लिए जाते हैं, मौलिक अधिकार कुछ समय के लिए डिसॉल्व कर दिए जाते हैं, तब जाकर केंद्र सक्षम बनता है और ये आपातकालीन परिस्थितियों से निपटता है। और हमने देखा है कि हमारे भारत में कई बार आपातकाल की व्यवस्था राज्यों में भी हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे भी हुई है, उसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। दूसरा, ये लगाने का उद्देश्य क्या होता है, क्यों आपातकाल लगाया जाता है? आपातकाल लगाने का उद्देश्य है कि हमारे देश की जो संप्रभुता है, संप्रभुता बनी रहे, देश की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं हो, देश की एकता को कोई खतरा नहीं हो, देश की अखंडता को कोई खतरा नहीं हो। तो देश की संप्रभुता, सुरक्षा, एकता, अखंडता कोई खतरा उत्पन्न नहीं हो, इस उद्देश्य से आपातकालीन उपबंध काम में लिए जाते हैं। आपातकालीन उपबंध जो है वो इम्पोज किए जाते हैं, लगाए जाते हैं। लेकिन अब इनको समझने के लिए हमें एक एक को आराम से समझना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले इसकी व्यवस्था में सबसे पहले हम समझेंगे राष्ट्रीय आपातकाल, कि राष्ट्रीय आपातकाल किन परिस्थितियों में लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है 3 परिस्थितियों में। राष्ट्रीय आपातकाल आज तक 3 बार लगा है, लेकिन ये लगाया जाता है 3 परिस्थितियों में। पहली परिस्थिति होती है युद्ध, यानी किसी देश से हमने युद्ध कर लिया हो, किसी देश से हमने युद्ध कर लिया हो, तो युद्ध की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा। ये नहीं, युद्ध की स्थिति में 352 लगाया जाएगा। जब भी हमारे किसी देश से युद्ध होगा, ताकि मीडिया को, लोगों के मौलिक अधिकारों को जब हनन करेंगे तभी ज़्यादा प्रोपेगेंडा नहीं होगा, इसीलिए युद्ध। दूसरा इसका है बाह्य आक्रमण, यानी बाह्य आक्रमण। अगर किसी ने अटैक कर दिया, 1962 में चीन ने भारत पर अटैक कर दिया था, तब हमने 352 का प्रयोग किया था, तो बाह्य आक्रमण, युद्ध। और तीसरा है आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति, इन 3 कारणों से 352 लगाया जाता है, युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति। ये इसका विशेष ध्यान रखना। मैं आपको बता दूं, परीक्षा में क्वेश्चन काफ़ी आते हैं कि आंतरिक अशांति जो है, इसके स्थान पर एक नया शब्द ले लिया गया था, सशस्त्र विद्रोह। इस आंतरिक अशांति को
मूल संविधान में शब्द है आंतरिक अशांति, और 44वें संविधान संशोधन में इस आंतरिक अशांति शब्द को चेंज करके सशस्त्र विद्रोह शब्द कर दिया गया था। विशेष ध्यान रखना आप, 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था। तो आप क्लियर हो गया होगा, ये 352 को राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल 3 परिस्थितियों में लगता है, युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति। और जो आंतरिक अशांति शब्द है इसको बदल कर क्या कर दिया गया है, सशस्त्र विद्रोह। और ये कब किया गया, ये 44वां संविधान संशोधन 1978 में। ठीक है, अब देखिए बहुत कम जगह आपको मिलेगा कि राष्ट्रीय आपातकाल भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है आंतरिक आपातकाल और एक होता है बाह्य आक्रमण। अब आंतरिक आपातकाल लगेगा सशस्त्र विद्रोह। अगर सशस्त्र विद्रोह के कारण यदि आपातकाल सशस्त्र विद्रोह या आप लोग कह सकते हैं आंतरिक अशांति के आधार पर लगा है तो उस आपातकाल को बोलेंगे आंतरिक आपातकाल। और यदि आपातकाल राष्ट्रीय आपातकाल यदि युद्ध और बाह्य आक्रमण कारण लगा है तो उसको बोलेंगे बाह्य आपातकाल। बाह्य आपात किन कारणों से लगेगा, ये युद्ध व बाह्य आक्रमण। तो ये व्यवस्था इसकी है। इन राष्ट्रीय आपातकालों में 3 संविधान संशोधन हो गए और बहुत कम लोग इसमें एक ही संविधान संशोधन पढ़ते हैं, 44वां। इसमें 3 संविधान संशोधन है। इसमें जो पहला संविधान संशोधन है वो पहला संविधान संशोधन है 38वां संविधान संशोधन। देखिए मैंने कहा है इसमें 3 संविधान संशोधन प्रमुख है, 38वां, 42वां और 44वां संविधान संशोधन। अब 38वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें ये तय कर दिया, राष्ट्रपति को ये अधिकार दे दिए गए कि राष्ट्रपति किसी आसन्न खतरा का मतलब आने वाला खतरा, किसी आने वाले खतरे को भांप कर भी पहले ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। जरूर नहीं है युद्ध होने के बाद घोषणा करे या किसी का आक्रमण करने के बाद घोषणा करे, यानी किसी आसन्न खतरे को, यानी किसी आने वाले खतरे को देखते ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा यानी पहले भी कर सकता है, यानी पहले करना है। तो ये 38वां संविधान संशोधन जो है ये राष्ट्रपति को अनुमति देता है कि आसन्न खतरा यानी आने वाला खतरा आने वाले खतरे को देखते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करे। ये 38वां संविधान संशोधन है, ये 1975 में हुआ था और ये भारत के राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि आप पूर्व में भी राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। दूसरा जो 42वां संविधान संशोधन है इसमें यह तय कर दिया गया था कि वैसे देखिए राष्ट्रीय आपातकाल है ये संपूर्ण देश में लगाया जाता है, लेकिन ये पूरे देश को झेलना पड़ता था। मान लीजिए किसी ने अटैक किया, जैसे कारगिल में किया, तो जम्मू कश्मीर और उसके आसपास का एरिया में ज़्यादा समस्या पैदा होगी। तो ये उसको तय करता है कि राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो देश के किसी भाग में, यानी देश के किसी भाग में भी लगाया जा सकता है। यदि राष्ट्रपति को लगे कि संपूर्ण देश में लगाना तो भी ठीक है, लेकिन किसी देश के किसी भाग में लगाना, किसी हिस्से में लगाना है, तो ये राष्ट्रपति को ये पावर देता है कि उस हिस्से में ही राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो इम्पोज है। ये 1976 में, ये 1975 में 38वां संविधान संशोधन, जिस समय आसन्न खतरे को देखते हुए राष्ट्रपति को शक्तियां दी गई कि आप खतरे को भाग कर भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। और तीसरा जो है 44वां संविधान संशोधन, इंदिरा गांधी उस समय देश में सत्तारूढ़ थी, तो इंदिरा गांधी ने ये कहा कि 44वां संविधान तय कर दिया कि राष्ट्रपति बिना मंत्रिमंडल की सलाह के, यानी बिना मंत्रिमंडल की लिखित सलाह के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता है। तो 44वें संविधान संशोधन में मंत्रिमंडल की सलाह, 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, उसमें मंत्रिमंडल की सलाह यानी प्रधानमंत्री की लिखित सलाह को अनिवार्य कर दिया गया कि जब तक प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल लिखित सलाह नहीं देगा तब तक राष्ट्रपति
राष्ट्रीय आपातकाल को नहीं लगा सकता। और आज तक यही है कि कभी भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाना है तो प्रधानमंत्री या जो कैबिनेट होता है, कैबिनेट को ही मंत्रिमंडल कहते हैं, कैबिनेट जब लिखित सलाह देगा राष्ट्रपति को तो वह राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल कितने समय तक रहता है या क्या होता है। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने के बाद 1 माह के भीतर, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने के बाद 1 माह के भीतर संसद का अनुमोदन आवश्यक, यानी संसद के दोनों सत्रों का अनुमोदन, यानी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने के बाद, देखिए मूल संविधान में 2 माह था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन में इसको बदलकर 1 माह कर दिया। एक अभी परीक्षा में आए कभी तो आपको 1 माह राइट करना है, क्योंकि 2 माह जो था वो मूल संविधान में प्रावधान था। अब बात क्या कर दिया, 1 माह कर दिया कि 1 माह के अंदर संसद का अनुमोदन आवश्यक है, यानी संसद के जो बहुमत है, निश्चित बहुमत है, वो बहुमत के आधार पर उसका स्वीकार आवश्यक है। और उसके बाद तक जब 1 माह में अनुमोदन हो गया तो ये 6 माह तक प्रभावी रहेगा, 6 माह तक प्रभावी। और उसके बाद में प्रत्येक 6 माह में संसद का अनुमोदन लेना पड़ेगा। एक बार 1 माह के अंदर संसद का अनुमोदन चाहिए, उसके बाद 6 माह तक आवश्यकता नहीं है, फिर 6 माह तक हो गया तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो प्रत्येक 6 माह तक रहेगा, लेकिन बाद में अनंत समय, यानी कितने भी लंबे समय तक, जब तक परिस्थितियां सामान्य नहीं हो तब तक राष्ट्रीय आपातकाल चलता रहेगा। इस आपातकाल के समय जो राज्यों की जो शक्ति होती है या राज्य सूची के विषय में जो राज्य सरकार कानून बनाती है, इन कानून बनाने की शक्ति भी केंद्रीय कार्यपालिका में जाती है, यानी राज्य सरकार कोई कानून नहीं बना सकती। राज्य सूचियों के समस्त विषयों पर कानून बनाने की जो शक्ति है वो केंद्र के पास चली जाती है। दूसरी बात है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो हमें देखना है इसमें, तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये देखना है कि जब बाह्य आपातकाल, जब राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो उसमें बाह्य आपातकाल लगेगा तो 20 और 21 जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार 20 और 21, यानी एक तो 2 स्थिति के संबंध में संरक्षण, यानी किसी को पकड़ लिया पुलिस ने तो संरक्षण चाहिए, और 21 यानी दैहिक स्वतंत्रता। 20 और 21 जो है वो निलंबित नहीं होंगे, निलंबित, विशेष ध्यान रखना कौन से आपातकाल निलंबित होंगे, कौन से नहीं होंगे। यानी अगर बाह्य आपातकाल के कारण राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तो मौलिक अधिकार 20 व 21 निलंबित नहीं होंगे, इनके अलावा सभी निलंबित हो जाएंगे। और यदि आंतरिक अशांति के कारण राष्ट्रीय आपातकाल लगा है और सशस्त्र विद्रोह के कारण लगा, आंतरिक आपातकाल लगा है, तो उसमें 19, 20 और 21 ये तीनों आपातकाल जो है, ये तीनों जो मौलिक अधिकार है वो लोगों के बने रहेंगे, इनके अलावा सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाएंगे। अब तक जो 3 बार आपातकाल लगा, इन 3 आपातकालों में विशेष ये समझना जो हमको है वो समझना ये है कि मौलिक अधिकारों के बारे में हम भूलें नहीं। मौलिक अधिकारों में विशेष ध्यान रखना है कि मौलिक अधिकार 20 व 21 क्या होता है। देखिए, एक बार ये भी जो भी टॉपिक आप ऑनलाइन वीडियो में पढ़ें, एक बार उसको जाके बुक में ज़रूर पढ़ें, उससे आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। तो उसमें 20 और 21 मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल शब्द आए तो उसमें भी बाह्य और आंतरिक हमने 2 में क्लासिफाइड कर रखा है। और जब सशस्त्र विद्रोह के कारण लगेगा तो 19, 20 और 21 यानी तीनों ही निलंबित नहीं होंगे। अब देखिए, आज तक कुल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल का प्रयोग हुआ है। पहली बार जो राष्ट्रीय आपातकाल का प्रयोग हुआ वो सबसे पहले जो प्रयोग हुआ 1962 में, 1962 में प्रयोग हुआ, चीन नाम पर अटैक किया। यानी पहली बार जब हमने राष्ट्रीय आपातकाल लगाया तो किस कारण से लगाया? बाह्य आक्रमण, चीन नाम पर अटैक कर दिया 1962 में। दूसरी बार जब हमने राष्ट्रीय आपातकाल हमारे देश में लगा तो वो लगा 1971 में। 1971 में पाकिस्तान से हमें युद्ध करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? बांग्लादेश की समस्या को लेकर। तो दूसरी बार जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा तो वह कारण से लगा, युद्ध के कारण से। और तीसरी बार जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा तो 1975 में इंदिरा गांधी ने देश को अस्थिरता में, उसके बहुत सारे रीज़न थे। कुछ कहते हैं इंदिरा गांधी
मोरारजी देसाई के अनुसार अगर हम समझे या जेपी नारायण के अनुसार अगर हम समझे तो इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति शासन लगाया, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया, और इंदिरा गांधी के अनुसार समझे तो लगाना पड़ा। तो तीसरा जो राष्ट्रीय आपातकाल हुआ वो 1975 में वो आंतरिक अशांति या सशस्त्र विद्रोह के दो उसके आधार पर हुआ। तो 3 कारण से राष्ट्रीय आपातकाल लगता है और तीनों ही कारणों से एक बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुके हैं, इसको आप ध्यान रखें। लेकिन इसका डिटेल्ड वीडियो कि किस हिस्से में लगा, क्या कारण था, क्या राजनीतिक परिस्थितियाँ बनी, राष्ट्रपति की क्या उस समय की स्थिति थी, इनको हम बहुत विस्तार से और अच्छे से समझेंगे। मेरा आपसे विशेष निवेदन है कि आप इन 3 अनुच्छेद को ध्यान रखें, 38वां, 42वां और 44वां संविधान संशोधन ध्यान रखें। और अगला वीडियो जो होगा वो इन तीनों के बारे में फुल डिटेल होगा, वो नेक्स्ट पार्ट होगा मेरा, तो आप उसको पढ़ें। उसके बाद में हम अगला ये राष्ट्रपति शासन है, ये सिर्फ राज्यों के लिए होता है, पूरे देश के लिए ही नहीं होता है। और ये फाइनेंशियल क्राइसिस है, राष्ट्रीय आपातकाल, जो आज तक भारत में कभी लगा ही नहीं, और इसका प्रयोग तो 125 बार से भी ज़्यादा बार हो चुका है। तो ये सब हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। उसके लिए अगली बार फिर मिलेंगे। प्लीज़ आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेट मिले। आगे खूब सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम आ रहे हैं, मैं अपना बेस्ट प्रयास करूँगा आपके लिए। थैंक यू।